हाँ जी, आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसमें हमने रेशो के बारे में बताया था कि रेशो क्या होती है। ठीक है, रेशो हमारे पास क्या था कि कंपैरिजन था टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ के दरमियान या सेम यूनिट के दरमियान में जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, दो रेशो के दरमियान में जो इक्वालिटी होती है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या इसका सिंबल क्या होता है, इसको ना हम लोग 4 डॉट से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशो को तो 2 डॉट से करते थे, यानी कि जो रेशो होती थी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मैं इन जनरल क्या लिखती हूँ कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A रेशो B इक्वलिटी, एक ये रेशो है एक ये रेशो है, अगर मैं इनके दरमियान इक्वल डाल देती हूँ तो ये प्रोपोर्शन है। मतलब कि इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है। दो रेशोज़ के दरमियान में जो इक्वलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो जो रेशोज़ होती है उनके दरमियान में जो इक्वलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से मैंने जो लिखा है आपके पास ये जो चीज़ है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म होती है। फर्स्ट और जो फोर्थ टर्म होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड टर्म होती है इसको हम कहते हैं मीन। ठीक हो गया, सही है कि जो फर्स्ट और जो फोर्थ टर्म है, यानी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हो, ये प्रोपोर्शन लिखा हो, या तो हम लोग किस तरह से उसको करेंगे कि कौन सी इसमें से एक्सट्रीम टर्म है। जिस तरह अगर मैं ये लिखती हूँ 2 रेशो 5 प्रोपोर्शन 1 रेशो 3, तो इसमें से 2 और जो 3 है ये हमारे पास हो जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है, और जो 1 और 5 है ये हमारे पास हो जाएगा मीन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है कि जब इस तरह से कोई हमारे पास इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसको हमने सॉल्व करना हो, ठीक है, यानी उसकी प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करनी हो, तो हम किस तरह करते हैं कि प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 2 और 3 हमारे पास क्या है, इस एग्जांपल में देखें ना, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 2 और 3 हमारे पास एक्सट्रीम है, तो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, वो है 5 और 1, तो 1 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो सा ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है जो आपने मेमोराइज रखना है कि जब भी हमारे पास जो रेशोज फाइंड करनी है या प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन आने हैं तो उसमें आपने यही वाले फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। हाँ जी, आगे मैं यही वाली एक इसकी जनरल जो इक्वेशन है या जनरल हमारे पास जो टर्म है वो लिख देती हूँ। जनरली मैं लिख रही हूँ कि A रेशो B प्रोपोर्शनल है C रेशो D। ठीक है, A हमारे पास हो जाती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो B हमारे पास है ये हो जाती है सेकंड, C हमारे पास हो जाती है थर्ड टर्म, और जो D आ जाती है ये हमारे पास है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन आ जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरे पास क्या चीज़ बन रही है कि A B C और D। ठीक है, इसमें से हमने ये देखना है कि जो डबल, अगर मैं इस C को रिप्लेस कर देती हूँ A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि जो A B और C हमारे पास है, A B और C ये हमारे पास कॉन्टीन्यूड है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शन है, जबकि हमारे पास जो C है ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखती हूँ कि A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, ठीक है, तो ये 2 दफ़ा आया है, तो मैं लिखूँगी B इज़ आल्सो कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि दरमियान में 2 दफ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन होगा A एंड C का। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ कि हमने इसकी एग्जांपल को किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ जी, क्वेश्चन इसकी एग्जांपल इसकी है कि फाइंड रेशियो बिटवीन 60 बॉक्सेस टू 100 बॉक्सेस एंड 480 बॉक्सेस टू 800 बॉक्सेस। चेक वेदर दीज रेशियोज मेक प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब है कि प्रोपोर्शन होती क्या है, इक्वालिटी होती है दो रेशियोज के दरमियान। दो रेशियोज के दरमियान में जो इक्वालिटी आती है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि जो एक रेशियो हमने फाइंड करनी, एक रेशियो का रिजल्ट और जो दूसरी रेशियो का रिजल्ट है, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन है, और अगर इक्वल नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी रेशियोज लिख लेते हैं। 60 रेशियो है और 100 रेशियो है। प्रोपोर्शन हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 480 और 800। अब फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होती है और सेकंड और ये हमारे पास होती हैं एक्सट्रीम। ठीक है, और ये होती है हमारे पास मीन। लेकिन अभी हमने ये चेक करना है कि क्या इनका और इनका रिजल्ट आपस में प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं। 60 रेशो 100 है, यानी कि ये जो साइन है इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ इक्वल में। ठीक है, अब इनके दरमियान मैं रेशो पहले चेक कर लेती हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये कट हो जाएगा। 6/10, 2 3s और 2 5s, यानी कि 3 रेशो 5 आ जाएगा। फिर मैं देख लेती हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 480 और 800। 480 डिवाइडेड बाय 800। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब रेशियो होता है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 48 और 80 रह जाएगा। 2 के टेबल से हम इसको कट करते हैं। 2 2s 4, 2 4s 8, 2 4s 8, 0, 2 1s 2 2s 2 2 और 0। फिर आगे ये कट हो जाएगा 2 6 और 2 6 12 और 2 10 20, और फिर ये हो जाएगा 2 3s और 2 5s, यानी 3 रेशो 5। तो इन दोनों के हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दीज रेशोज मेक प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लिख देंगे दीज रेशोज मेक प्रोपोर्शन, कि ये जो रेशोज होती हैं ये प्रोपोर्शंस हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हमने इक्वल लिखा था तो ये आपस में इक्वल सही हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आती है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। जो एग्जांपल देने का मकसद मेरा यही है कि आपको ये क्लियर हो जाए सारी चीज़ें कि प्रोपोर्शन किस तरीके से है और किस तरीके से हमने उनको फाइंड करना है। डिटरमाइन हमारे पास ये कुछ हमारे पास नंबर है, हमने ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये जनरल जो मेरा फार्मूला इसका था A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगी, 8/10 प्रोपोर्शन 12/15। तो ये 8 और 15 हमारे पास हो जाती हैं एक्सट्रीम, जबकि दरमियान वाली जो हैं वो हमारे पास हो जाती हैं मीन। ठीक है, तो फार्मूला मैं लिख लेती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, 8 × 15 और मीन है 10 × 12। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 120 आया है, और इसको भी मैंने किया है तो 120 आया है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास नंबर्स थे 8 10 12 और 15 ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 10 12 15 आर प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने उनको डिटरमाइन करना है। जो भी आ जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन बनाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो दोनों रेशोज़ होती हैं उनके प्रोडक्ट इक्वल हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों जो रेशोज़ हैं वो अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये आपके पास जो नंबर होंगे ये प्रोपोर्शन होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी, चेक 60 120 240 और कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन हम लोगों ने देखना है, जिसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो लास्ट टर्म यानी कि 3 वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें जो दरमियान वाली आपके पास होगी ना, इसको आपने 2 दफ़ा लिखना होगा। ठीक है, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 60 रेशो 120 प्रोपोर्शन 120 और रेशो 240। मतलब कि कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में जो मिडिल टर्म होगी आपने इसको 2 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो तब हमारे पास ये जो बनेगा ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 60 और ये तो हमारे पास है एक्सट्रीम। ठीक है, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, मीन है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ। क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 240 और ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 120। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके 14400 और इसका आ जाएगा 14400। अब यहाँ पर देखें कि दोनों हमारे पास सेम है, ठीक है। जब हमारे पास दोनों सेम है तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शन है और जो 120 है ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये हमारे पास दरमियान में आ जाता है तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है, इसको हम कहना शुरू कर देते हैं। यानी कि मिडिल टर्म है जो रिपीट हो रही है इसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। हम लिखेंगे कि 120 इज़ आ मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। जब हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपके पास जो टर्म्स होंगी ना तो उसमें आपने जो सेकंड टर्म होगी उसको 2 टाइम रिपीट करके फिर आपने जो भी फाइंड करना होगा वो आप करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करना है, ठीक है, कि प्रोपोर्शन कैसे चेक करने हैं, फिर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया। अब लास्ट इसका एक टर्म है जो कि हमारे पास है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना होता है। हाँ जी, फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग फाइंड करते हैं कि मैं लिख लेती हूँ लेट एक्स बी आ फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब कि हमारे पास इसमें 4 टर्म तो नहीं है तो एक को मैं लेट करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 रेशो 180 प्रोपोर्शन 200 और रेशो x। अब फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 120 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 200 आ गया, ठीक है। अब x यहाँ से इसी तरह रहेगा और जो 180 मल्टीप्लाई 200 है इसके नीचे हम लोग 120 को डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ, ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या रह गया 180 मल्टीप्लाई 20 ओवर 12। 2 1 2 0 2 6 2 5 2, ठीक है। कॉन्टिन्यूड में आपने 3 वैल्यूज़ होंगी और जो मिडिल टर्म होगी उसको आपने 2 दफ़ा लिखना होगा जिसको हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जबकि फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने एक टर्म को लेट करना होगा, लेट करेंगे तो तब हमारे पास जो सा है वो फोर्थ प्रोपोर्शन निकलेगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर अब हमारे पास इसकी एक टर्म है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक आएगी इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले मैं आपको डायरेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट हमारे पास ये होता है कि अगर एक चीज़ आपके पास बढ़ रही है और दूसरी भी आपके पास बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट होता है। अगर एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी भी कम हो जाए तो वो हमारे पास डायरेक्ट ही होता है। मतलब कि अगर एक बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक कम हो दूसरी भी कम हो तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है। इफ़ वन quantity increase other also increase and if one quantity decrease other also decrease, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देती हूँ। हाँ जी, अब इसकी एग्जांपल देखें कि इफ़ 5 मेल पोलियो वर्कर कैन अर्न ₹875 पर डे, ठीक है, हाउ मच वुड 13 मेल पोलियो वर्कर अर्न पर डे। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास किन 2 चीज़ों के दरमियान में रिलेशन है, ठीक है। एक तो हमारे पास वर्कर्स हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास रुपीज़ हैं, ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्कर्स और रेशो रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्कर मेरे पास है वो कितने हैं, 5 वर्कर है और उनको पर डे कितना मिलता है, 875 मिलता है। तो अगर 13 वर्कर्स हैं तो उनको हर दिन कितना मिलेगा। और ये जो x है ये हमारे पास क्या है, यहाँ आप स्टार्ट में लिख रहे हैं लेट x बी आ रुपीज़, ठीक है। हाँ जी, जब आपने ये काम कर लेना है, अब आपने ना यहाँ पे तो मैंने इस तरह लिख लिया, आपने हमेशा जो चीज़ फाइंड करनी है उसको यहाँ पर रखें और जो चीज़ आपके पास मालूम है उसको यहाँ पर रखें, तो वो तरीका आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास एक्स वाली जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका एरो आपने हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है, उसका आपने हमेशा ऊपर रखना है। अगर डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा तो जो सेकेंड आपके पास दोनों वैल्यूज़ होंगी उनमें आपने देखना है, ठीक है। अब 5 वर्कर हैं और उनको जो हर दिन की कीमत है वो 875 रुपीज़ मिलती है। तो 13 वर्कर, अब वर्कर पहले 5 थे और अब वर्कर ज़्यादा हो गए हैं। जब वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसे भी उनके ज़ाहिर ज़्यादा होंगे। तो ये एक क्वांटिटी अगर बड़ी है तो पैसे भी ज़ाहिर बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी दूसरी भी बड़ी, तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट। अब हम इसको लिखते हैं, नीचे से जब ऊपर की तरफ एरो जाएगा तो पहले नीचे वाली को लिखना है फिर ऊपर वाली को लिखना है, पहले नीचे वाली को और फिर ऊपर वाली को। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ
इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला इधर जाकर ये डिवाइड यहाँ पर है तो यहाँ पे जाकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13/5 मल्टीप्लाई 875। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो रुपीज़ आए हैं वो आते हैं 2275, यानी कि जो 13 वर्कर थे, पोलियो वर्कर, उनको जो अर्न उन्होंने किया है हर डे, वो इतने रुपीज़ अर्न किए होते हैं 2275, यानी 2275 इन्होंने रुपीज़ अर्न किए होते हैं, ठीक है, या 2275 रुपीज़ इन्होंने अर्न किए हैं हर दिन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आपने जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनको लिख दें कि क्या आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो और चीज़ आपके पास पूरी मालूम है उसके और जो अननोन है उनके दरमियान रिलेशन देख लेना है कि अगर 5 वर्कर को इतनी पे मिली थी तो अब वर्कर तो ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब है हर दिन भी वो ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो पैसे होंगे वो हमारे पास ज़्यादा लगेंगे, वर्कर ज़्यादा है तो उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी। हाँ जी, अब आगे आपके पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो इसका लास्ट टॉपिक आपके पास है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो जाए, या अगर एक क्वांटिटी कम हो और दूसरी बढ़ जाए, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज्ड अदर डिक्रीज और वाइस वर्सा, या इसका उलट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोपोर्शन होंगे उसको हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उनके दरमियान में यही फ़र्क है कि डायरेक्ट हमारे पास ये होता है कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। जबकि इन्वर्स का ये मतलब होता है कि अगर एक आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी उसने कम होना है, और या फिर इसके उलट जो भी काम होता है वो होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अब मैं इसकी एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको कि अगर इसकी कोई एग्जाम्पल आ जाती है तो आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ जी, इसकी एग्जांपल सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, ठीक है। ये आप लोगों का एक हौसला हमें मिलता है कि हम और अच्छे से काम करें, ठीक है। तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसकी लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन्वर्स और डायरेक्ट में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें कि 20 स्टूडेंट गॉट अ प्रोजेक्ट टू पेंट लाइब्रेरी इन 5 days, 10 स्टूडेंट वेंट ऑन लीव, इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग स्टूडेंट विल पेंट द लाइब्रेरी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि रिलेशन है किसके दरमियान। एक तो हमारे पास स्टूडेंट के दरमियान में है और दूसरा हमारे पास डेज के दरमियान में है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, ये स्टूडेंट है, हाउ मैनी डेज। अब डेज हमने मालूम करने हैं तो इसका मतलब है डेज मैं पहले लिख रही हूँ और जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बाद में लिख देती हूँ। अब कितने डेज हमारे पास है, 5 डेज हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो 20 जो स्टूडेंट हैं वो 5 दिन लगाते हैं। 10 जो स्टूडेंट हैं वो तो जी छुट्टी पे चले गए, तो अब कितने जो डेज हैं वो हमारे लगेंगे, ये हमने देखना है। अब जब भी मैंने आपको कहा था जो चीज़ फाइंड करनी है उसका जो आपने एरो है वो हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब सेकंड वाली है, इधर से हमें पता चलेगा कि इसका एरो हमने कहाँ रखना है, ऊपर रखना है या नीचे रखना है। 20 स्टूडेंट जो है वो 5 दिन लगाते हैं, स्टूडेंट कम हो गए हैं तो लाइब्रेरी को पेंट करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कम हो गए हैं ना, पहले 20 थे और वो 5 दिन लगा रहे थे। अब जब स्टूडेंट ही 10 हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो दिन तो हमारे पास ज़्यादा लगेंगे, ज़ाहिर है काम तो वही है ना, काम वही है, स्टूडेंट कम हो गए हैं तो दिन हमारे पास ज़्यादा है। एक चीज़ अगर हमारे पास बढ़ रही है और दूसरी हमारे पास कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। x/5 इज इक्वल टू 20/10, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। x/5 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10 डेज, ठीक है। तो 10 दिन और लगेंगे, जो 10 स्टूडेंट हैं उनको 10 दिन लगेंगे एक लाइब्रेरी को पेंट करने में। तो आपने इस तरीके से जो सा है इनको सॉल्व करना है, अच्छे से स्टेटमेंट को देखना है, समझना है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं और फिर आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको इधर समझ आ रही है या कौन सी समझ नहीं आ रही इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स वाले में, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।